तो हेलो बच्चों, आज आपके सामने लेकर आ गए हैं MSc CET 2024 के फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस ऑफ सेकेंड में का। और अगर देखा जाए ना ओवरऑल रिव्यू अगर मैं इस पेपर का करूं बच्चों, तो आप लोगों का फिजिक्स का पेपर मॉडरेट लेवल पर हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस थे वो लगभग आपके 21 से 22 थे, 22 से 23 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो देखा जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या हो रहा है मॉडरेट लेवल पे रखने का कि फिजिक्स का जो इजी क्वेश्चन था उसमें थोड़े से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी थे, टफ थे। ठीक है, तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा बनाना है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि यहीं पे बच्चे बहुत से फंस जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बातों का कि कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक रहे, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो। पेपर के बारे में बात कर ले तो देखो, आपको क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड थे, बहुत जबरदस्त इजी क्वेश्चन था। पीवाईक्यू भर भर के रिपीट हुए हैं, इसलिए इस पर अच्छी तरह से फोकस करो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप अच्छी तरह से बना रहे हो। आपके सामने मैं यहाँ पे पेपर में भी आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कितनी बार पीवाईक्यू के सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सीईटी में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो शंट रेजिस्टेंस इन सीरीज पे डायरेक्ट सवाल था। ये आपका शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला था और इस पे ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। पोटेंशियल दिया हुआ था, आईजी करंट, गैल्वेनोमीटर का करंट एंड गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये सब देके रखा था, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी थी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसके ऊपर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन जो था वो पीवाईक्यू का था बच्चों। यहाँ पे सवाल आप लोगों को मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है, सवाल ऐसा था कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट। तो एनर्जी हमें सेकेंड बोहर ऑर्बिट में निकालनी थी और आप लोगों को फिर एनर्जी निकालने का आपका रीजन पता ही है कि एनर्जी को E1 by E2 मतलब कंपेयर करके ही किसी से पूछा गया था। मैं आपको करेक्ट पूरा डेटा सही नहीं बता सकता, बट हाँ ये ऐसा था कि आप लोगों का, आप जानते हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। यस, तो आपका n2 by n1 का क्या है, होल स्क्वायर। सो आपको E2 निकालने को बोला गया होगा और E1, N1 और N2 आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन ये था, बहुत आसान, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो था वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से मैटर से था और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीटेडली क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला गया था। ये सिमिलर क्वेश्चन ही 2022 में भी था बच्चों, इसलिए ध्यान रखना। वहां पे आपका थोड़ा डेटा अलग था, यहाँ फ्रीक्वेंसी f है, 2f दी थी, पोटेंशियल आप लोगों को v एंड v/6 दिया था और आपको निकालने को बोला था कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान और पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर भी आप ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को केटीजी में ड्यूअल नेचर में मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला चैप्टर है केटीजी का। केटीजी के ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि गैमा फंक्शन के ऊपर सवाल कंपलसरी रहता है और आज के पेपर में भी आप लोगों को मिला था, तो इस कंसेप्ट को छोड़ो मत। इसका 10 सेकंड का जो मैंने सुपर ट्रिक वीडियो बनाया ना, उसको जरूर देख लेना, आराम से वो कंसेप्ट आपका बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इधर से आप लोगों का ये क्वेश्चन 2022 में जो पीवाईक्यू आपको पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही फॉर्मूला आप लोगों को पूछा गया है बच्चों, एकदम आसान। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों का वही था, एकदम आसान। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है अपना मैकेनिक्स से रिलेटेड सवाल था। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करने को बोला था, ओमेगा आपको दिया था। अब ये ओमेगा मैंने रफ फिगर पकड़ा है ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, बट ये वैल्यूज नहीं थी आपकी। टाइम आपको 2 सेकंड दिया गया, तो फॉर्मूला आपको पता है अल्फा इज ओमेगा अपॉन टी होता है, सो आप उस पर रखकर इस आंसर को आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, तो बहुत ही सीधा, वेरी सिंपल क्वेश्चन में अगर बोलूं यहां पर था आप लोगों का इस पेपर में। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इस पे तो डायरेक्ट ही सवाल आया था बच्चों। आप लोगों को इंडक्टेंस, ये ईएमआई का कंसेप्ट है और इसमें आप लोगों का एनर्जी कितना रहता है इंडक्टर के अंदर, ये निकालने को बोला था और डायरेक्ट आपको इंडक्टेंस की और करंट की वैल्यू दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था बच्चों, आराम से ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया रहता है। ठीक है, चलिए तो ये भी मैं बोल दूं यार, बहुत इजी क्वेश्चन था। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। फाइंड पोटेंशियल एट चार्ज क्यू। चार्ज क्यू पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना था इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। ये पीवाईक्यू 2021 का है, लगभग मेरा अनुमान नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 2021 और 2023 दोनों में से किसी कोई तो एग्जाम में आपको पूछा हुआ था, तो आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। एकदम स्ट्रेट वही सेम क्वेश्चन आप लोगों को डाला गया था। 2023 में आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी कंसेप्ट आ चुका है, तो आप बच्चों ऐसे कंसेप्ट को देखकर जाओ कि पोटेंशियल आपको निकालने को बोलते हैं राइट एंगल के ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, तो उस कंसेप्ट को आप सीख लो अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है ओवरटोन का कंसेप्ट। ओवरटोन का कंसेप्ट ही एसपीओडब्ल्यू में आया था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टेंशन लेने वाली बात नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सवाल आप लोगों को पूछा गया था।
ये भी डायरेक्ट ही फार्मूला ओरिएंटेड रिलेशन वाला फार्मूला था, तो आप लोगों को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना रहता है वो उस पे सवाल था रोटेशनल डायनामिक्स से। अगला सवाल था मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से वर्क डन का, जो कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। मैंने बोला भी था कि बहुत ज्यादा वर्क डन के न्यूमेरिकल एमपीओएफ के चैप्टर से आने के चांसेस है, रिपीट होते हैं। सो इस तरह से ये ओवरऑल एनालिसिस था कि मुझे लगता है कि ये पेपर के अंदर आप लोगों को कैलकुलेशंस और अगर आप लोगों को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूले याद है तो आप आराम से अच्छी तरह से पेपर कम से कम 22 से 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आती। ठीक है, और बाकी आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लोगों के बीच में शेयर करो, सब्सक्राइब करो जरूर वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।